Hello student, now today topic is decision making under the uncertainty, attitude toward the risk। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है और हम इस टॉपिक के डिस्कशन से पहले कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम जान लें तो हमें ये टॉपिक समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट है हमारा सर्टेनिटी। सर्टेनिटी में क्या होता है, हम सब कुछ हमें पास्ट जो कंपनी है जिसके शेयर्स वगैरह हम परचेज करने जा रहे हैं या हम उसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो इसके बारे में हमें सब कुछ पता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सर्टेनिटी। फिर है हमारा सेकेंड वन है हमारा रिस्क। रिस्क क्या होता है? रिस्क जो होता है इसमें क्या होता है, एस्टिमेशन अवेलेबल रहता है। मतलब आपको पता होगा कि सारी चीजें इसमें पता होंगी कि अगर आपको ऐसे करना है तो आप को इससे लॉस भी हो सकता है और आप गेन भी कर सकते हो। तो आप के ऊपर चॉइस है आपको रिस्क लेना है या नहीं लेना है। रिस्क जो होते हैं दो तरह की होती है। एक लोग जो पीपल होते हैं दो तरह के, एक रिस्क लवर होते हैं और एक सेकंड वन हमारे रिस्क एडवर्स होते हैं। जिनको रिस्क लेना पसंद है वो रिस्क लवर, और जिन्हें रिस्क लेना कम पसंद है या नहीं भी पसंद है तो रिस्क एडवर्स कहलाते हैं। थर्ड वन है हमारा अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है, मतलब नथिंग टू नो, हमें यहाँ कुछ भी नहीं पता है। अगर हम किसी न्यू कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, उसके शेयर्स परचेज करने का सोच रहे हैं तो हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, ये थी हमारी अनसर्टेनिटी। ठीक, इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक को अगर हम स्टार्ट करने चले तो हमें इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए, तभी हम इसमें काम कर पाएंगे। ओके, एंड अब आते हैं कि इसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना होगा। आपको ये टर्म समझ में आ गए होंगे आई होप। अब इसमें हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा द सेंट पीटरबर्ग्स पैराडॉक्स। अब ये द सेंट पीटरबर्ग्स पैराडॉक्स क्या है? ये 1738 में पब्लिकेशन, एक आर्टिकल पब्लिकेशन हुआ था जिसको पब्लिश किया था डैनियल बर्नौली ने। ठीक है, उन्होंने इस पैराडॉक्स को बनाया, मतलब पब्लिश किया था। ठीक है, इनकी एक आर्टिकल था जिसमें ये सब प्रिंट हुआ था जिसका नाम था कमेंट्री ऑफ द इंफीरियर एकेडमी ऑफ साइंस ऑफ सैटन पीटरबर्ग्स। इसी आर्टिकल्स की वजह से ही इस इनकी थ्योरी को पेपर को नाम दे दिया सेंट पीटरबर्ग्स पैराडॉक्स। ओके, इसमें क्या था, इन्होंने क्या डिस्कस किया था में इन्होंने बताया था कि यहाँ पे इन्होंने कॉइन को फ्लिप करने की बात करी। कहा इन्होंने कि अगर आप किसी एक कॉइन को फ्लिप करो मीन्स टॉस करो तो उसके दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। प्रोबेबिलिटी है इसकी कि या तो हेड आएगा या फिर उसका एक टेल आएगा। इसके अलावा तो उसमें थर्ड कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दिखती। आपको भी पता है कि अगर कॉइन को अगर हम फ्लिप करते हैं तो उसके दो ही पहलू है या दो ही प्रोबेबिलिटी है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हम कभी कभी खुद में ही डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं तो हम इस कॉइन को टॉस कर देते हैं और डिसीजन ले लेते हैं कि हेड आया तो वी आर डूइंग दिस वर्क एंड टेल आया तो वी आर नॉट डूइंग दिस वर्क। ओके, तो इन्होंने जो था इस जो पेपर रिप्रेजेंट के पब्लिश किया था, इनको इसमें इन्होंने बताया कि जो हम इसमें डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो हम इसमें रिस्क को भी बियर करेंगे कभी कभी। अब क्या है, इन्होंने बताया कि कॉइन को रिपीटली फ्लिप करते रहेंगे तो जरूरी नहीं है कि हेड आ ही जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम में मे बी आपको हेड आ जाएगा। अच्छा, इन्होंने $2 अगर हेड आता है तो आप विनर हो गए और आपको उसमें $2 मिलेंगे। ठीक है, तो इन्होंने का एग्जांपल दिया कि अगर आप हेड को फर्स्ट टाइम अगर मतलब आप कॉइन को टॉस करोगे, फर्स्ट टाइम आपका हेड आ गया तो आपको $1 मिल जाएगा। अगर आप कॉइन को सेकेंड टाइम फ्लिप करते हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि फर्स्ट टाइम में टेल आ जाता है, सेकेंड टाइम में भी टेल आ जाएगा और थर्ड टाइम में जाके हेड आएगा। फिर उन्होंने थर्ड सिचुएशन ली जिसमें 3 टाइम क्या हुआ, टेल आया और 4 टाइम पे हेड आया। तो इस हिसाब के मतलब इस तरह से उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया कि आपको डिसीजन इसमें रिस्क लेना है या नहीं लेना है। अच्छा, एक कॉइन को फ्लिप करते रहिए। इनका कहना था कि एक कॉइन है उसको आप फ्लिप करते रहिए।
और आपको हेड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या था, $2n, n जो है यहाँ पर ये क्या है, नंबर ऑफ लिमिट कॉइन फ्लिप। अच्छा, वो कॉइन को फ्लिप करके, मतलब यहाँ पे है कि कॉइन को फ्लिप कर रहा है, तो इसका मतलब इसके पास जितनी वेल्थ होगी उतना ही वो फ्लिप करके गेम को आगे कंटिन्यू करेगा। अगर उसके पास वेल्थ नहीं होगी तो वो उस गेम को वहीं पे क्या करेगा, क्विट कर देगा। इज दैट क्लियर? तो उन्होंने बताया कि द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी प्रोस्पेक्ट सम टोटल ऑब्टेन बाय द मल्टीपल बाय बी ईच पॉसिबल ऑब्टेन, ठीक है। आप उसमें मल्टीपल करके आप अनसर्टेनिटी से बच सकते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी प्रोस्पेक्टिव, जो क्या था कि SN2 था हमारा, वो बढ़ता जाएगा। भाई आप कॉइन को फ्लिप करते जाइए, आप कॉइन को फ्लिप करते जाएंगे, आपको $S2 मिलता जाएगा, एन भी मिलता जाएगा। एन क्या है, नंबर ऑफ लिमिट्स ऑफ कॉइन फ्लिप। तो आप करते जाइए, आपको एक टाइम पे करते करते जाएंगे तो आपका सो ऑन इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें उन्होंने इसी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि आप रिस्क कैसे आपको लेना है, प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी हेड आने की, इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आउटकम ऑफ लिमिटेशन वाला, जिसमें बताया था मैंने कि अगर आप हेड फर्स्ट टाइम कॉइन को फ्लिप करते हो तो आपको हेड मिलता है, और हेड मिलने से आपको $2 मिलेंगे, और आप इक्वल टू 2 हो गया तो 1/2, मतलब 50-50 चांसेस हैं आपका इसमें इन्वेस्ट कर रिस्क लेने से कि आपको 50-50 चांसेस हैं आपको प्रॉफिट होगा, या प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, दोनों है, 50-50 चांसेस है। सेकेंड टाइम अगर आप इसी कॉइन को फ्लिप करते हो तो आपको फर्स्ट टाइम में टेल आता है, सेकेंड टाइम में आपको हेड आता है, तो $2 आपको मिलेगा। 2 की पावर n के प्लेस पे हम 2 कर देंगे, क्योंकि 2 की पावर 2, क्योंकि हमने कॉइन को 2 टाइम फ्लिप किया है। तो अगर हम 2 की पावर 2 कर देते हैं तो 4, यानी 1/4 चांसेस है। और अगर आप 3 टाइम्स कॉइन को टॉस करते हो तो 2 टाइम आपका टेल आता है, एंड थर्ड टाइम पे आपका हेड आता है। तो आप $2 के पावर हो जाएगी 3, यानी कि 2 की कितना आएगा, 8, 1/8। अब यहाँ पे क्या होगा, 1/8 चांसेस है कि आप रिस्क लेके आप कितना आउटकम प्रॉफिट ले सकते हो, ओके। तो इसी तरह उन्होंने कैलकुलेशन करते हुए बताया था, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, सिग्मा इनफाइनाइट n इक्वल टू 1 ब्रैकेट 1/2 ब्रैकेट क्लोज n इंटू 2n इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माना था मैंने आपको पहले बताया कि इनफाइनाइट था, वो कब तक इनफाइनाइट चलेगा। इनफाइनाइट क्या है कि इन्होंने जैसे कह तो दिया बर्नौली ने कि इनफाइनाइट पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि ह्यूमन तब तक प्ले करेगा, इन्वेस्ट मतलब अपना पोकर वगैरह खेलेगा जब तक उसके पास वेल्थ है। पैसा नहीं रहेगा तो गैम्बलिंग कैसे करेगा, वो नहीं खेलेगा, ठीक है। देन बर्नौली से दैट वी यूज द मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन यूटिलिटी देन द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड वैल्यू। मतलब यहाँ पे ये था कि मैक्सिमम एक्सपेक्टेड वैल्यू। अच्छा, आप गैम्बलिंग क्यों करते हो? गैम्बलिंग वगैरह या पोकर वगैरह जो लोग खेलते हैं उसमें क्या चांसेस होते हैं, आप उसमें विन करोगे तो आपको उससे प्रॉफिट होगा, मतलब आप उस अपनी इनकम को और बढ़ा लोगे, आपको उसके बदले कुछ पैसे मिलेंगे। आप अपनी इनकम का कुछ पैसा आप अगर गैम्बलिंग वगैरह में लगा देते हो, इन्वेस्ट करते हो, पोकर वगैरह खेलते हो, गेम वगैरह, तो उसमें क्यों क्यों लगाते हो कि उसके बदले जो रिटर्न आएगा वो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा। ह्यूमन का नेचर भी है कि मैक्सिमम उसकी जो सेटिस्फेक्शन, उसकी जो वांट्स हैं अनवांटेड है, अनवांटेड वांट्स हैं, तो उसको फुलफिल करने के लिए वो कोशिश करता ही रहता है, ट्राई करता रहता है। उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो बढ़ता है, कभी भी खत्म नहीं होता है, मतलब उसे चाहिए और मोर देन उसका ये नेचर है। तो इसी वजह से वो क्या करेगा कि इन सब चीजों में इन्वेस्ट कर। यूटिलिटी विल बी इंक्रीजेड प्लेयर वेल्थ। अच्छा, यूटिलिटी जो है मतलब उसकी जो डिमांड है, वांट्स है, वो तब तक बढ़ती रहेंगी जब तक उसके पास वेल्थ है, पैसा है। अगर उसके पास पैसा ही नहीं है तो वो क्यों सोचेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कि किसी को आप किसी के घर की बात कर लें, आप इनकम उसकी जितनी है
वो उतने में ही सरवाइव कर रहा है। तो अगर वो चाहे कि नहीं हम एक्सपेंसिव कार वगैरह परचेज कर लें तो पॉसिबल है नहीं, उसकी इनकम लो है तो वो उतनी इनकम में अपनी लाइवलीहुड को ही फुलफिल कर पाएगा, स्टैंड ऑफ लिविंग को ही मेंटेन कर पाएगा। लेकिन अगर वो चाहे कि नहीं मुझे प्राइवेट जेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो पॉसिबल नहीं। अच्छा, उसके पास इनकम होगी तभी वो इस चीजों की डिजायर रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा। ठीक है, हमारा ये था हमारा सेंट पीटर बर्ग्स का पैराडॉक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी एक उन्होंने बताया था कि एक डायग्राम भी है जिसमें टोटल यूटिलिटी, अच्छा टोटल यूटिलिटी आपको पता होगा कि टोटल यूटिलिटी आगे चल के खत्म भी हो, नाउन वर्ड्स हो जाती है, यानी कि शिफ्ट हो जाती है, निगेटिव वे में जाने लगती है, डिक्लाइन जाने लगती है। नहीं पता होगा तो आप मेरी पहली वीडियो में जाके देख सकते हैं, शायद मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया है टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी वगैरह मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, नाउ सेकंड टॉपिक इज यूटिलिटी थ्योरी एंड एटीट्यूड टुवर्ड द रिस्क। अच्छा, ये जो है ये नया है हमारा, इसी मतलब सब्जेक्ट का सब टॉपिक है। ओके, तो ये क्या होता है, यहाँ पे होकर कि यूटिलिटी जो है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो है यहाँ पे मैक्सिमम है और रिस्क अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। इन्होंने इसमें ये बताया गया क्योंकि रिस्क जो है बहुत ज्यादा है, अनसर्टेनिटी भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे दोनों एटीट्यूड के प्लेयर्स होंगे, मतलब रिस्क लवर भी होगा और रिस्क एडवर्स भी होगा। रिस्क लवर जिसे रिस्क लेना पसंद है, और एक होगा रिस्क एडवर्स जिसे रिस्क लेना नहीं पसंद है, कम पसंद है। तो रिस्क एडवर्स को हम लेते हैं तो उसकी क्या होगी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है बढ़ेगी, लेकिन डिमिनिशिंग वे में। डिमिनिशिंग वे मतलब कि आपकी इनकम उसकी ज्यादा बढ़ रही है और वो उतनी जो एक्सपेक्टेड उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो थोड़ी कम है। ठीक है, क्योंकि वो रिस्क एडवर्स है ना, एक तरफ तो वो रिस्क ले रहा है, अपना पैसा गैम्बलिंग कर रहा है, और एक साइड वो इंश्योरेंस वगैरह भी ले रहा है, मतलब उसको रिस्क लेने में भी दोनों चीजें कर रहा है वो। एक तरफ रिस्क लवर एडवर्स भी हो रहा है और एक तरफ रिस्क लवर भी बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे वो जो यूटिलिटी है उसकी उतनी नहीं बढ़ेगी, गैम्बलिंग को लेके, मतलब रिस्क को लेके कह सकते हैं। जैसे उसकी इनकम फॉर 10 to 50 है, 50,000 है, तो अगर आप एक साइड में यूटिलिटी को रख दें तो उसकी 45 से 35 ही गई। ठीक है, मतलब 15 इसकी इनकम में 15 to 20% का इंक्रीजमेंट हुआ, लेकिन जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी बढ़ी, मुश्किल से 25%, नहीं तो 20% में उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ी उसकी। ठीक है, तो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी रिस्क एडवर्स की। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इनकम बढ़ेगी, मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ेगी, लेकिन डिमिनिशिंग वे में बढ़ेगी। ओके, ये कौन थे, रिस्क एडवर्स थे, मतलब रिस्क भी लेना है इनको, और लेकिन वो जो उनका इन्वेस्टमेंट करने, जो गैम्बलिंग है, जो प्लेयर बनने का जो है शौक, वो उतना ज्यादा नहीं होगा। फिर आता है रिस्क लवर। रिस्क लवर में क्या होता है कि उसकी इनकम बढ़ेगी और मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी, मतलब यहाँ बढ़ेगी, डिमिनिशिंग में नहीं जाएगी। ओके, बढ़ती रहेगी, मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ेगी। फिर आता है रिस्क न्यूट्रल। रिस्क न्यूट्रल वो होता है जिसकी उसकी जितनी इनकम बढ़ती जाएगी उतना ही वो मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसकी कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब उसी लेवल पे बढ़ेगी, जितना उसकी इनकम जाएगी उतनी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जाती रहेगी। ओके, ये था हमारा यूटिलिटी वाला, सेम रेशियो होगा इनकम का और मार्जिनल यूटिलिटी का रिस्क न्यूट्रल के लिए। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नहीं आया होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं रिपीट करके ये फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। थोड़ा सा इसमें इक्वेशंस वगैरह भी हैं, अगर होगा तो मैं इसको कंप्लीट करा दूंगी, इसके एजम्पशन वगैरह भी होंगे इसके। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यूमन एंड मोल्टन थ्योरी, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी। ठीक है, इसमें थ्योरी, इस थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ गेम बिहेवियर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को मेजर कर दिया गया है कॉर्डिनल वे में, मतलब एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, यूटिलिटी आप समझ रहे हो, उसको मेजर कर दिया गया है किसमें, कॉर्डिनल वे में।
तो इसी को ये किसने कहा था, वी एनम ने इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इंडेक्स आया था इनका एनम का, एनम यूटिलिटी इंडेक्स। इसमें इन्होंने बताया कि जो हमारी इनकम है, ठीक है, इनकम और मार्जिनल यूटिलिटी जो बढ़ रही डिमिनिशिंग वे में, ये कौन है, रिस्क एडवर्स है। रिस्क एडवर्स की मार्जिनल यूटिलिटी कैसी हो रही है, बढ़ रही है डिमिनिशिंग वे में, ठीक है। जैसे कि करंट इनकम उसकी 3000 है, ठीक है, उसे ऑफर दिया जाता है कि आप 50-50 का ऑफर दिया जाएगा उसको कि तुम्हारी इनकम 3000 है, 1000 रुपीज गैम्बलिंग करो और उसके बदले तुमको, अगर तुम इफ यू आर विनर, अगर तुम विनर हो जाते हो तो तुमको वो 1000 रुपीज मिल जाएगा। तो अच्छा, इसमें क्या होगा, यू विन द 1000 रुपीज, ठीक है। अगर तुम विन नहीं कर पाए तो यू लॉस द 1000 रुपीज, ठीक है। 50-50 चांसेस है, मतलब 1/2 0.5 है, ठीक है। तो विन करेगा तो 4000 मिलेंगे, 3000 प्लस 1000 तो 4000 हो जाएंगे, और फेल करता है तो 3000 प्लस 3000 माइनस 1000, तो उसकी क्या होगी, लॉस हो जाएगी उसको 2000, मतलब उसकी इनकम कितनी बच जाएगी, 2000 उसकी इनकम रह जाएगी। अगर वो लॉस करता है तो, गेन करता है तो 4000, भाई 1000 लगा के खेलना है और उसमें प्लस मिलेगा प्रॉफिट के 1000 और हमें मिलेगा, यानी कि 1000 तो जो हमने लगाया वही, और 1000 और तो यानी कि 2000, मतलब उसका पूरा इनकम जो है, उसकी इनकम का अगर उस गेम को खेलता है तो उसको अगर विन है तो 4000 का है, 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अगर वो लॉस कर जाता है, मतलब गेम हार जाता है, तो क्या होगा, उसका 1000 रुपीज का लॉस बियर करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को बताया गया, जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी 2, मतलब दोनों चीजें। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि वो इस चीज को करेगा या नहीं। अब यहाँ पे उसकी यूटिलिटी मैटर करती है, वो 3000 जो उसकी इनकम थी उसमें से वो जो 1000 रुपीज का लॉस है, वो क्या उसके लिए उतना ज्यादा है जितना कि 1000 उसको मिलेगा। अगर देखो इनकम उसकी 3000, मान लो फॉर एग्जांपल इनकम उसकी 3000 थी, ठीक है, 3000 इनकम थी। अब उसने में ही उसको घर चलाना है, उसको अपना उसमें उसमें बहुत सारी चीजें सोच रखे हैं, कुछ प्लान कर रखे हैं खरीद परचेज वगैरह करने के लिए, ठीक है। अगर उसमें से वो कम कर देगा 1000 रुपीज तो उसको लॉस हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा, उसको इम्पोर्टेंट जो भी काम होगा वो छूट जाएगा। लेकिन अगर वो खेलता है तो उसको प्लस 1000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि 4000 उसकी इनकम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखना ये होता है कि वो क्या करेगा, डिसीजन क्या लेगा कि उसे गैम्बलिंग करनी है या नहीं करनी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी थी, 1/2 मल्टीप्लाई 4000, जितना उसको प्रॉफिट मिलने वाला था, हाफ ऑफ चांसेस थे तो 1/2, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 2000, मतलब जो उसको लॉस होने वाला था, तो टोटल कितना आया 3000। तो सर्टेनिटी कितनी है 3000 की, तो वो प्ले करेगा, क्या करेगा, प्ले करेगा 3000 ही। तो वो विन और लॉस में क्या हो गया, विन किया तो 4000, लॉस किया तो 3000। तो फॉर्मूला उन्होंने एक फॉर्मूला है EU, मतलब एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इक्वल टू टाइम यूटिलिटी C1 प्लस T1 माइनस T U C2, मतलब यहाँ पे अब हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे कि उसके लिए वो जो यूटिलिटी है उस 1000 रुपीज की, वो ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा होगी तो वो प्ले मतलब 1000 रुपीज की यूटिलिटी उसको ज्यादा है तो वो खेलेगा, और नहीं उसको 1000 रुपीज की यूटिलिटी जो उसकी कम है तो वो नहीं खेलेगा, मतलब यूटिलिटी उसकी कम है तो वो खेलेगा, और यूटिलिटी उसकी ज्यादा है तो वो गड़बड़ कर, ठीक है, तो वो उसको कंटिन्यू करेगा, नहीं होगा तो फिर वो नहीं करेगा। इसमें क्या है कि जो वो क्यों खेलना चाहेगा, क्या होता है M1 मतलब D ग्रेटर देन M1 C, मतलब डिमांड जितनी उसकी D और C, मतलब उसकी जो 1000 रुपीज की जो यूटिलिटी है वो उसकी बहुत ज्यादा है, उसको मतलब उस 1000 रुपीज की जरूरत उसे बहुत ज्यादा है, तो वो लॉस को बियर नहीं कर पाएगा, इस वजह से वो क्या करेगा कि नहीं खेलेगा। ओके, फिर उसके बाद क्या आता है कि इसमें कह सकते हैं 1000 लॉस ग्रेटर देन
100,000 गेन। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्रीडमैन सेविज यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, सेविज यूटिलिटी फंक्शन क्या होती है, इसको डबल कॉम्प्लेक्स यूटिलिटी फंक्शन भी कहा जाता है, इसको दोनों कह सकते हैं। कुछ लोग इसको फ्रीडमैन सेविज यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं, कुछ कहीं कहीं पे इसको इकोनॉमिस्ट डबल कॉम्प्लेक्स यूटिलिटी फंक्शन भी कहें। तो इसमें क्या होगा कि सेम पर्सन है, सेम पर्सन मतलब वो सेम पर्सन जो वो दोनों है, रिस्क लेवर भी रिस्क एडवर्स भी। तो क्या ये पॉसिबल है, हाउ कैन पॉसिबल कि एक ही आदमी दोनों चीज कर रहा है? हाँ, पॉसिबल हो जाता है। कैसे? रिस्क लेवर जो होता है डिपेंड हाउ टू मच पर्सन वेल्थ, रिस्क लेवर है वो उतना ही उस पर डिपेंड करता है कि उसके पास कितनी वेल्थ है, जितनी वो वेल्थ होगी उसकी उतना ही वो गेम कंटिन्यू आगे करेगा, नहीं होगी वेल्थ तो नहीं करेगा। ठीक है, तो 1948 में यूटिलिटी फंक्शन डिपेंड ऑन द वेल्थ इन्होंने बताया था, मिल्टन फ्रीडमैन ने बताया था इस बात को। ठीक है, तो हाउ कैन पॉसिबल द सेम पर्सन रिस्क लेवर एंड जो रिस्क लेवर है वो क्या करेगा, लॉटरी वगैरह के टिकट लेगा, ठीक है, गैम्बलिंग करेगा, ठीक, लेकिन जो रिस्क एडवर्स है वो क्या करेगा, इंश्योरेंस वगैरह ले परचेस करेगा। अच्छा, वो दोनों काम करेगा। इंश्योरेंस एक तरफ वो रिस्क एडवर्स भी है, इंश्योरेंस वगैरह के प्रीमियम परचेस कर रहा है, वो रिस्क एडवर्स हो गया। और उधर वो लॉटरी की टिकट खरीद रहा है तो रिस्क लवर हो गया। ठीक है, दोनों चीजें मतलब एक पर्सन में दोनों चीजें आ जाती हैं, लेकिन ये सारी चीजें तभी डिपेंड करती हैं आपके उसके वेल्थ पे डिपेंड करते हैं। अगर उसके पास वेल्थ होगी तो ही वो कंटिन्यू करेगा इस चीज को आगे, गेम को आगे करेगा, नहीं होगी तो नहीं करेगा। ठीक है, गैम्बलिंग में उसका क्या है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, एक्सपेक्टेड पे जो होता है, जो गैम्बलिंग में एक्सपेक्टेड पे जो होता है वो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी लेस देन रिक्वायर्ड यूटिलिटी। ओके, विलिंग टू पे लेस देन एक्सपेक्टेड पे द ऑफ। ओके, तो ये क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ सर्टेन इक्विवेलेंट आ जाता है। ओके, इस पे वो दोनों चीजें को कैसे मैनेज करता है, ये एक तरह से सर्टेन इक्विवेलेंट है। ठीक है, और क्या होगा, इक्वल चांस टू चूज बी और सी, दो गुड्स ले लिए इसने बी और सी, उसी को इन्होंने बताया है। ठीक, इसमें हमारा ये आज का टॉपिक जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। एक दो टॉपिक है जो न्यूमेरिकल वे में है तो वो मैं थोड़ा सा नहीं करूँगी, वो मैं स्किप कर रही हूँ, लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, लास्ट हमारा है एरोप्रेट कोफिशिएंट ऑफ रिस्क। इसको इकोनॉमिक्स ने दिया था, जॉन डब्ल्यू पार्ट पेपर, इनका एक पेपर आया था, उसमें था रिस्क एडवर्जन इन द स्मॉल इन द लार्ज, 1964 में आया था, इन्होंने ये बात बताई थी। इनके साथ एक और थे इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था केनेट एरो, द थ्योरी ऑफ रिस्क एडवर्सन, रिस्क जो एडवर्सन है उनके बारे में बताया था उन्होंने। उन्हें रिस्क लेना पसंद नहीं है, पर ऐसा क्यों है, इसमें भी न्यूमेरिकल वे में है। एब्सोल्यूट रिस्क एडवर्स भी इसको कहा जाता है, जिसमें रिस्क लेना इन्हें कम पसंद होता है। ठीक है, इन्होंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर मैं बता देती हूँ मैं आपको, ए एक्स इक्वल टू यूटिलिटी एक्स, जो यूटिलिटी है यू जो है हमारा डबल डैश अपॉन यू डैश सिंगल डैश एक्स। ठीक है, इसको आपको भी नहीं एक्सप्लेन, शायद मे भी आपको समझ में भी नहीं। हमारा लास्ट टॉपिक है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ एंड चूज ऑफ पोर्टफोलियो। अच्छा, पोर्टफोलियो क्या होता है, जब अलग अलग इक्वालिटीज को एक बास्केट में कर दी जाए और उससे हम चूज करेंगे कि हमें कैसे इसमें से कैसे में इन्वेस्ट करना है। जैसे आपने सुना होगा बुल मार्केट, बुल जो होता है, बुल शेयर्स जो होते हैं, बुल शेयर जो होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि वो अप करते हैं, जब जो शेयर्स वगैरह होते हैं जब अप जाते हैं, मतलब उनका ग्राफ जो होता है अप को भागता है, उसी को बुल शेयर स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया गया है कि इस मतलब टॉपिक में कि जैसे आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, अच्छा उतना ही अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। अच्छा, रिस्क क्या है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो तो मे भी आप उसको बियर ना कर पाओ, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क लिया जा रहा है तो आप उसको बियर कर लोगे, मैनेज कर लोगे, आगे चल के लॉन्ग टर्म है, अगर आपने इन्वेस्ट कर लिया है और आपको उसमें लॉस हो गया तो मे भी आप आगे जाके उस रिस्क से बच जाओगे। ओके,
आज से हमारा ये टॉपिक जो है डिसीजन मेकिंग वाला आज वाला, ये तो यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा गेम्स थ्योरी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।